सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और जो कंफ्यूजन कुछ दिन पहले थी और यहाँ पर अब उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। और यहाँ पर जिस होल्डिंग की बात करते थे ना कि फंड की होल्डिंग है या नहीं है, उसका पूरा यहाँ पर कच्चा चिट्ठा जो है ना वो निकाल लिया है। तो अब उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अब Q1 आने वाला है 13 अगस्त के दिन, और यहाँ पर तैयारियां कर लो। ये शायद ये कहीं ना कहीं लास्ट गिरावट की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये आखिरी गिरावट होगी। हो सकता है Q1 सारी चीजें जो है वो बदल के रखते हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हल्का सा ब्रैडकॉम ग्रुप का, और मार्केट कैप इस कंपनी का 8,162 करोड़ है। और ध्यान से सुनिएगा, इसका एक रीजन है जो कि मैं अभी बता रहा हूं, आपको पूरी डिटेल से आपको बात सुननी है। 8,162 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इसका पी रेशियो 8.95 है और ये अपने इंडस्ट्री से काफी ज्यादा नीचे काम कर रहा है। और ये अभी आपके सामने चार्ट है पी रेशियो और ईपीएस का, जरा इस पर गौर करिएगा। और यहां पर ना ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर ना आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर ये कैंडल्स हैं, और आपका ये जो लाइन है ना ये आपका पी रेशियो है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि कभी पी रेशियो काफी ज्यादा डाउन था। 2019 सितंबर से अगर आप देखें तो ईपीएस जो है वो ऊपर था और पी रेशियो नीचे था, काफी नीचे था। ये बात है जब ब्रैडकॉम ग्रुप ना स्प्लिट हुआ था, ना बोनस मिला था, कुछ नहीं हुआ था। ये आपका 2000 वो समथिंग आपका ₹5 के आसपास काम करता था, जब इसमें कोई मूवमेंट नहीं था। उसके बाद यहाँ पर मूवमेंट आया, ये पी रेशियो आपका चढ़ता हुआ नजर आया, ईपीएस भी आपको बदलता हुआ नजर आया। ये देखिए कितना हाई पर आपका चला गया, कैंडल ही आपको बता रही है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, ये जो क्वार्टर है ना ये मार्च वाला क्वार्टर है, और इसमें आपने देखा होगा कि आपका जो नेट सेल थी वो एकदम डाउन हो गई थी। 50% का डाउन साइड हमको देखने को मिली थी, जो कि कंपनी ने पहले ही आउटलुक में अपने बता दिया था। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको पी रेशियो हाई दिखेगा और ईपीएस जो है वो थोड़ा सा डाउन दिखेगा पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन। तो ये कोई इसमें भेदभाव नहीं है, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ये पहले से ही यहाँ पर तय था। और अभी आपके सामने चार्ट है और ये 50 डेमा और 200 डेमा के नीचे आपका स्टॉक काम कर रहा है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक ये दोनों एवरेज, मूविंग एवरेज जो है वो जब तक नहीं निकल जाते हैं तब तक इसमें एक बढ़िया सी तेजी नहीं बनेगी। और आपका 50 डेमा और 200 डेमा है क्या, 50 डेमा जो है आपकी वो आपका है ₹50 पर, और 200 डेमा जो है वो आपका 59 से 60 के आसपास है। तो ये रहे, ये लेवल ₹60 के ऊपर जब काम करेगा ये स्टॉक, इसमें एक अच्छी खासी हमको तेजी मिलेगी। ये आपके चार्ट पर शो कर रहा है। तो अभी आपके टॉप इंस्टीट्यूशनल जिसके ऊपर हम बात करते हैं वैनगार्ड है या नहीं है, तो वैनगार्ड ग्रुप जो है वो टॉप इंस्टीट्यूशनल होल्डर है। वैनगार्ड ग्रुप आईएनसी 1.48% होल्ड कर रहा है, और ब्लैक रॉक फंड एडवाइजर जो है वो 0.37% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। वैनगार्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट ग्रुप 0.27% होल्ड करती है इस कंपनी में। विजडम ट्री एसेट मैनेजमेंट 0.18% होल्ड करती है, और स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर जो है वो 0.17% होल्ड करते हैं। अभी दिक्कत ये है कि ये इंफॉर्मेशन ना ये आपको जोड़ना चाहिए था, मतलब आपको नहीं, ये जो साइट्स हैं जितनी भी अवेलेबल हैं बीएसई ईएससी पर, सबकी जगह पर यहाँ पर ये इन्वेस्टर्स के नाम आने चाहिए थे, लेकिन हमें ज्यादातर साइट पर ये नाम दिखते नहीं है, अदर से दिखते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप इनकी साइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है फंड, इनके बहुत सारे ढेर सारे फंड है, क्योंकि ये ग्लोबली यहाँ पर असेट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। तो इनके बहुत सारे इक्विटी फंड्स हैं जो कि आप अगर सर्च करने बैठ जाओगे तो हजारों में ये निकलेंगे। फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों में ये शेयर्स की होल्डिंग ना इन लोग के पास डली है। तो वो जब आप छांटेंगे, सर्च करेंगे, देखते जाएंगे, घंटों दिन लग जाएंगे, आपको दिनों लग जाएंगे, क्योंकि इतनी इनकी साइट है। और एक साइट पर अगर एक पन्ना आप बदलेंगे तो 10 ही शेयर के नाम आते हैं। ऐसे करके 7000 बार आपको जो है चेंज करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये एटलीस्ट यहाँ पर 700 बार तो आपको एक माउस पे क्लिक करना ही पड़ेगा वैनगार्ड की होल्डिंग देखने के लिए। तो अभी जो इंफॉर्मेशन मिली है वो ही देख लीजिए। और एक और फंड है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा फंड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगस्त के हिसाब से उसके पास होल्डिंग है या नहीं है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर वैनगार्ड इंटरनेशनल, ये म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड 0.62% होल्ड करते हैं। आई शेयर्स कोर MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF 0.33, और इसका सबूत है मेरे पास। और वैनगार्ड ये मिल गया आसानी से, ये बहुत आसानी से मिल गया। वैनगार्ड इंटरनेशनल TTL ये पता नहीं क्या है, ये वाला जो फंड है ना ये 0.27% इस कंपनी में होल्ड करता है। ETFs हैं ये। विजडम ट्री इंडिया अर्निंग फंड 0.12%, और वैनगार्ड FTSE ऑल
वर्ल्ड इंडेक्स एक्सचेंज यूएस स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ये भी 0.10% होल्ड करते हैं। तो ये रही टॉप इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। अब आप कहोगे ये साइट के बारे में क्या बोल रहे हो, ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। आपकी साइट, आप स्क्रीन नोट पे चले जाओ, आप चाहे स्टॉक एज पे चले जाओ, ये सारे नाम आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन इनको चेक करने के लिए इनकी साइट पे जैसे मैंने बोला ना, तो आई शेयर्स MSCI इंडेक्स इंडिया स्मॉल कैप ETF में अगर आप जाओगे उनकी साइट पर और आप ब्राउज करोगे तो आपको अगस्त 4 के हिसाब से, डेट के हिसाब से ये सारी होल्डिंग दिखाएगा। ये यहाँ पर जो है आसानी से मिलेगा, ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा साइट के पहले पन्ने, चौथे पन्ने पर ये था। तो यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप में 4 अगस्त के हिसाब से ये बता रहे, 4 अगस्त के हिसाब से ये इनकी होल्डिंग है। आई शेयर्स MSCI यानी सीधे कहें MSCI इंडेक्स जो है ना, फंड जो है वो होल्ड कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले नाम है पूरा, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंडेक्स शायद मेरे ख्याल से पूरा नाम होगा इनका। तो मॉर्गन स्टैनले जी यहाँ पर जो है होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी में होल्डिंग। यानी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर जो है वो अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आया है। इसका मतलब ये है जो शेयर में जो गिरावट है वो एवं ही हो रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना, वो हम सही जगह पहुंच रहे हैं। आउटलुक इस बार इस साल का नहीं है हमारे सामने, पहले था तो हमें पता थी अर्निंग में इतना उछाल आने वाला है, दूसरे क्वार्टर में इतना उछाल आने वाला है, तीसरे क्वार्टर में इतना उछाल, चौथे क्वार्टर में जो है हमें थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिलेगी। तो पहले से सब कुछ तय था, इसीलिए शेयर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी क्वार्टरली रिजल्ट से पहले। लेकिन अब जो है वो आउटलुक हमारे सामने है नहीं, Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं, Q4 तक का हमारे पास आउटलुक था, Q1 में है नहीं। तो इसी वजह से जो एडजस्टमेंट है ना, अप एंड डाउन, कहते नहीं है कि मार्केट में अनडिसाइसिव मूव है, पता नहीं अप है डाउन है, क्योंकि यहां पर कोई भी डायरेक्शन जो है वो मिल नहीं रहा। हम कहते हैं ना मार्केट के अंदर यानी निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी कभी ऊपर हो जाएगा उसी दिन, कभी नीचे हो जाएगा, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो उसे ये कहा जाता है कि भैया जो न्यूज बेस्ड है ना, वो अभी डायरेक्शन मिल नहीं रहा है, यही हम कहते हैं। तो सेम टू सेम ब्रैडकॉम ग्रुप में भी ऐसे ही है, आउटलुक है नहीं, Q1 रिजल्ट आने कैसे आएंगे, ये थोड़ी सी बड़बड़ी जो है वो इन्वेस्टर्स में बनी हुई है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रैडकॉम ग्रुप जो हम कहते हैं ना IT कंपनी है एडटेक में, एडटेक की फील्ड में। तो एडटेक का काम मैंने आपको बहुत पहले क्वार्टरली मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि एसेंचर में और आपके इन्फोसिस में ये आपका जो मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो भी बहुत ही हैवी है। एसेंचर में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मार्केटिंग का, एडटेक का बिजनेस है। तो आपका कुल मिला के आपकी सर्विस कंपनी है ये ब्रैडकॉम ग्रुप जो है, वो सर्विस कंपनी में ही आती है, ध्यान रखिएगा, IT सर्विस कंपनी में। और अगर सर्विस कंपनी में दिक्कत है, IT सेक्टर गिर रहा है, तो आप इससे दूर नहीं रह सकते। आप कहें ब्रैडकॉम ग्रुप अलग चल जाए, वैसा कुछ नहीं होता है। दिक्कत है 5% का सर्किट किधर की तरफ मूव करेंगे, छोटा सा ही मूव रहता है। तो ये प्रॉब्लम रहती है ब्रैडकॉम ग्रुप में, 5% का सर्किट ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं तो कहता हूं कि F&O में आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा A ग्रेड में आ जाए, ये F&O में अपने आप को ले आए और अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन की तरह यहाँ पर काम करें। चलिए आप बैलेंस शीट में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट कैप 8,000 समथिंग कुछ करोड़ है। आप जरा रिजर्व में देखो, रिजर्व में इनके पास क्या है, 4,891 करोड़, यानी अपने मार्केट कैप का आधा हिस्सा तो इनके रिजर्व में डला हुआ है। आप सोचिए कि कितनी वैल्यूएशन पर ये कंपनी ट्रेड करनी चाहिए और एक्चुअल वैल्यूएशन आपको मिल क्या रही है। तो यही चीज ना, ये कुछ चीजें हैं जो कि नोट करने चाहिए। ये वेबसाइट पर जाकर चेक करना ये सबके लिए इजी है, लेकिन उससे एनालाइज करके निकालना चीजें, पॉइंट की पॉइंट को पढ़ना समझना, ये हर एक का नहीं होता है। वही होता है ना कि जो मकान जो है, जो एक कमरे का डिजाइन जो है वो सबके पास है, वो बना सकते हैं, लेकिन जब बड़ी बिल्डिंग की बात आती है तो वो एक कमरे वाले ना वो अलग हट जाते हैं। तो बड़ी बिल्डिंग वाले ना वो हैवी लोग ही बनाते हैं। तो हैवी तरीके से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और आपको यही देखना जरूरी है कि रिजर्व इनके पास इतना है, रिजर्व इनके पास इतना है। हालांकि थोड़ी सी मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो कि कई सारी बातें आ जाती हैं, कुछ बातें उड़ने लगती हैं, कुछ इधर कुछ उधर, खबरें और नेगेटिव कहीं पॉजिटिव, तो ये सारी ना ये चीज़ें बनी रहती हैं। इसकी वजह से ब्रैडकॉम ग्रुप की छवि को थोड़ा सा बहुत एक इम्पैक्ट पहुंचा है। लेकिन वही चीज़ है ना कि मैनेजमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए मार्केट के अंदर। और BCG की छवि जो है ना वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, उसको लाइन में लाने के लिए मैनेजमेंट को ही कुछ करना होगा, अदरवाइज ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो तो मैनेजमेंट को सीखना होगा कि किस तरीके से छवि बनानी है, और बाकी में सामने अब आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ Q1 के बाद तो इन्हें आ ही जाना चाहिए। Q1 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर चीज ये सब तय कर देगा Q1 का रिजल्ट। तो अभी ना आप वैल्यूएशन को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मार्केट कैप का आधा, अगर आधी वैल्यूएशन देखें
तो वो इनके रिजर्व में पड़ी हुई है। तो वैल्यूएशन आप खुद ही जोड़ लीजिए कितनी हो सकती है। एक ही चीज कहूंगा, फंडामेंटली बीसीजी का शेयर की जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा लो है और इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो बस Q1 का वेट करिए, Q1 सब कुछ क्लियर कर देगा, बस अच्छा आ जाए। और इसमें जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर क्या सफाई देते हैं कमेंट्री में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो Q1 के लिए वेट करिए, ये शायद आखिरी गिरावट हो सकती है इस शेयर में। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।